हिमाचल प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। मैं जरूर कहना चाहता हूँ कांग्रेस जो है वो मैंडेट खो चुकी है, जिसके चलते कांग्रेस अपना नॉर्थ इंडिया में ओनली रूल्ड स्टेट भी लूज कर सकती है। हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हम 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रिगरिंग इवेंट्स, सेकंड डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स, थर्ड कैटलिस्ट, फोर्थ करंट स्टेटस। अब इन सभी इवेंट्स को एक एक करके देखते हैं। 8 दिसंबर 2022 में हिमाचल असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट आता है, जिसमें कांग्रेस 40 सीट के साथ जीत जाती है। इसके बाद सबसे बड़ा हर्डल कांग्रेस के सामने आता है कि सीएम किसे बनाया जाए, जो इस पूरी इंस्टेबिलिटी का मेजर ट्रिगरिंग इवेंट होता है। इस बार सीएम बनाना एक मुश्किल टास्क इसलिए था क्योंकि 6 बार सीएम रहे कांग्रेस के वीरभद्र सिंह जी की डेथ हो चुकी थी और इलेक्शन में कांग्रेस ने कोई सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर ही नहीं किया था, इवन दो पूरा इलेक्शन ही वीरभद्र सिंह जी के फेस को सामने रखकर लड़ा गया था। तो सीएम कोई वीरभद्र सिंह जी की फैमिली से बने या फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे मुकेश अग्निहोत्री जी बने, इसकी बहुत स्पेकुलेशन थी। बट सीएम बने सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने ओवरनाइट हिमाचल के कांगड़ा रीजन के मैक्सिमम एमएलएज का सपोर्ट लेके कांग्रेस हाई कमांड के पास शो किया। 8 दिसंबर को रिजल्ट आए और 10 दिसंबर को अनाउंस होता है कि हिमाचल के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर सुक्खू बनेंगे, जो कि ना कभी पहले मिनिस्टर रह चुके हैं और टोटली न्यू फेस। इस डिसीजन को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है वीरभद्र सिंह कैंप से, मेनली उनके बेटे जो कि सेकंड टाइम एमएलए बने विक्रमादित्य सिंह और उनकी वाइफ प्रतिभा सिंह की तरफ से, जो कि आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे फेज की तरफ। डिस्टेबलाइजेशन शुरू होती है सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाने से। सबसे पहले जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं उनमें लोग सुक्खू कैंप के थे एंड इवन दो सीपीएस भी उन्हीं लोगों को बनाया गया था जिन्होंने सुक्खू को सीएम पोस्ट के लिए सपोर्ट किया था। सुधीर शर्मा जैसे रिनोन लीडर जो कि 3 बार एमएलए रह चुके हैं एंड 4 टाइम री इलेक्ट होके आए हैं, उन्हें कैबिनेट में कोई पोजीशन नहीं दी गई, जबकि 2012-17 में वीरभद्र सिंह जी की गवर्नमेंट में उन्हें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया गया था। राजेंद्र राणा जो कि 3rd टाइम एमएलए हैं एंड 2nd टाइम कांग्रेस के टिकट पर एमएलए बने थे प्रेम कुमार धूमल जी को हराने के बाद, जो कि 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश। राजेंद्र राणा को एक तरह से जायंट स्लेयर भी कह सकते हैं, बट जायंट स्लेयर को भी कैबिनेट और सीपीएस में कोई पोजीशन नहीं मिली। सेकंड कैबिनेट एक्सपेंशन में भी ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स को कोई पोजीशन नहीं मिली, तो फिर इनसे छोटे लीडर्स को तो क्या ही मिलना था। अब चलते हैं थर्ड फेज की तरफ, जिससे कि सारे इवेंट को फ्यूल और मोमेंटम मिला, जो था राज्यसभा इलेक्शंस। 27 फरवरी को राज्यसभा इलेक्शंस होने थे। जेपी नड्डा जी की टर्म खत्म होने के बाद हिमाचल में एक राज्यसभा की सीट खाली थी और ये एक सीट कांग्रेस के लिए जीतना बहुत ही इजी था। इसीलिए इलेक्शन से काफी पहले ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा था कि शायद सोनिया गांधी हिमाचल से राज्यसभा का चुनाव लड़े, बट शायद कांग्रेस हाई कमांड को ये ऑलरेडी पता था कि ऐसा रेबेलियन हो सकता है, क्योंकि बार बार हिमाचल के एमएलएज एंड मिनिस्टर्स कांग्रेस हाई कमांड के पास कंप्लेंट कर चुके थे कि उन्हें उनके अकॉर्डिंग और फ्रीली काम करने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस राज्यसभा के इलेक्शन के लिए हिमाचल से फील्ड करती है अभिषेक मनु सिंघवी को, एक नॉन हिमाचली को जिसे हिमाचल में कोई नहीं जानता। कांग्रेस अगर हिमाचल से किसी को भी फील्ड करती इस सीट के लिए तो वो इजीली जीत सकता था, और कांग्रेस में ऐसे लीडर्स और कैंडिडेट्स थे जिन्हें अगर इस सीट के लिए फील्ड किया जाता तो वो इजीली जीत सकते थे, जैसे कि आशा कुमारी, कौल सिंह, जो कि असेंबली इलेक्शंस हारे थे बट वो ये सीट इजीली जीत सकते थे। पर एज यूजुअल कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, जबकि बीजेपी ने इस सीट के लिए खड़ा किया हर्ष महाजन को, जिन्होंने 2022 असेंबली इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही कांग्रेस छोड़ी थी। ये एक बहुत ही क्लेवर मूव था, क्योंकि बीजेपी को ये पता था कि हिमाचल में कांग्रेस के अंदर काफी अनबन चल रही है और हर्ष महाजन को इस सीट से फील्ड करके उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से कैपिटलाइज किया। हर्ष महाजन कांग्रेस छोड़ने से पहले हिमाचल प्रदेश स्टेट कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी थे, जिससे उनके कांग्रेस में काफी अच्छे इंटरनल लिंक्स भी थे। इन लिंक्स को और कांग्रेस के अंदर की अनबन को यूज करके
बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग के थ्रू ये सीट कांग्रेस की मेजॉरिटी होने के बाद भी जीत ली। इस क्रॉस वोटिंग से हिमाचल की पॉलिटिक्स में एकदम से रिफ्ट आ गया, जिसके चलते फाइनली वीरभद्र जी के बेटे विक्रमादित्य ने भी अपनी डिससेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस की और अपनी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की कैबिनेट मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन कर दिया। आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। जिसके बाद सुक्खू गवर्नमेंट गिरने की कगार पर आ गई और अगले दिन बीजेपी ने गवर्नर के पास जाकर फ्लो टेस्ट की भी डिमांड कर दी। फ्लो टेस्ट की डिमांड होते ही विधानसभा स्पीकर भाजपा के 14 एमएलएस को सस्पेंड कर देते हैं, जिससे सुक्खू सरकार बच जाती है। अब चलते हैं लास्ट फेज की तरफ और देखते हैं करंट स्टेटस क्या चल रहा है इस सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। करंटली जो 6 बागी विधायक हैं उन्हें कांग्रेस ने पार्टी व्हिप न फॉलो करने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है, जिससे वो अब एमएलए भी नहीं रहे हैं। इस सारी इंस्टेबिलिटी के दौरान इन सारे विधायकों को पंचकुला में ठहराया गया था। अब बीजेपी ने इन्हें देहरादून शिफ्ट कर दिया है। इन सभी बागी विधायकों का इलीगल डिस्क्वालिफिकेशन का केस बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है और कांग्रेस की तरफ से केस लड़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी। इस सब से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांग्रेस के सेंटर के साथ बहुत अच्छे टाइज हैं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपनी सीएम की पोस्ट बचा ली। कहीं ना कहीं दूसरे गुट के विधायकों को साइडलाइन किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये सरकार 5 साल सर्वाइव कर पाएगी या नहीं? प्लीज अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इसी ही पॉलिटिक्स, मनी एंड पावर से रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।